अस्सलाम आज जो है वो हम इक्विलिब्रियम चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं विच इज़ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अच्छा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है वो हमें ये कहता है कि इफ़ अ स्ट्रेस इज़ अप्लाइड टू अ सिस्टम द सिस्टम शिफ्ट्स टू रिलीव अप्लाइड स्ट्रेस। अब यहाँ पर वो कहता है कि अगर हम कोई भी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सिस्टम ऐसे बिहेव करता है कि वो उस स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सके। ठीक है, अब ये ना यहाँ पर मिनिमाइज किस तरह से करेगा कि आइदर जो है वो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जो है वो ज़्यादा जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, या फिर स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा या फिर हमारे पास जो है वो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा टू रिलीव द स्ट्रेस। ठीक है, अगर आपके पास उसने कहा है कि अगर आपने इक्विलिब्रियम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया है। अच्छा, ये जो स्ट्रेस हम बार बार बोले जा रहे हैं कि स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस से क्या मुराद है कि अगर हम जो है वो एक इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो रिएक्शन है और आपने क्या किया कि हम जो है उसमें कंसनट्रेशन रिएक्टेंट्स की चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो है वो प्रोडक्ट्स की भी कंसनट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। तो दिस कंसनट्रेशन इज़ वन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। फिर और इसके अलावा स्ट्रेस क्या हो सकता है कि हम जो है वो प्रेशर चेंज कर दें सिस्टम का, हम प्रेशर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तब भी जो है वो रिएक्शन डिपेंड करेगा कि वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है या बैकवर्ड। तो दिस प्रेशर चेंज इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, जब हम प्रेशर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। आप कहीं भी किसी सिस्टम के ऊपर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे कि उस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि प्रेशर वॉल्यूम इज अनदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। और आखिरी जो फॉर्म ऑफ स्ट्रेस हम यहाँ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, इट इज़ बेसिकली टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करने से भी जो है वो सिस्टम बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है डिपेंडिंग अपॉन के जो सिस्टम है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है कि उसमें हम हीट देते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स के अंदर जो है वो हीट दी जाती है, हीट जो है वो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो कि जिसमें सिस्टम या जो रिएक्शन है उसमें हीट रिलीज हो रही होती है इन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बहरहाल हमने अभी हर जो है वो स्ट्रेस को पढ़ना है और हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास, जैसे मैं अगर कंसनट्रेशन की बात कर रही हूँ, अगर मैंने रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन को बढ़ाया है तो जो रिएक्शन है वो किधर मूव करेगा, और अगर मैंने प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन को बढ़ाया है तो जो हमारे पास रिएक्शन है वो किधर मूव करेगा। तो हम जो है वो सबसे पहले कंसनट्रेशन को पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास हमने जो है वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को बढ़ाया है तो आप मुझे ये बताओ कि अब ये है जी रिएक्टेंट्स, ये हैं प्रोडक्ट्स, और ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम पे है। अब अगर मैंने यहाँ पर जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन को बढ़ा दिया है तो आप मुझे बताओ कि जो सिस्टम है वो क्या फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा, कैसे मूव करेगा। ठीक है, ये आपने सोचना है कि अगर हमारे पास हमने रिएक्टेंट्स को जो है वो इंक्रीज किया है तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होना शुरू करेंगे और जो सिस्टम है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। ये कॉमन सेंस की भी बात है, इसमें कोई जो है वो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई मुश्किल बात है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है। अगर हम जो है वो यहाँ पे रिएक्टेंट्स को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली वो कंबाइन होके रिएक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे और सिस्टम जो है वो फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। तो हमने ये बात की कि अगर हम जो है वो कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा रहे हैं तो जो इट फेवर्स द फॉर्मेशन, इट फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन और इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब अगर मैं जो हूँ वो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ा देती हूँ तो प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जो रिएक्शन है वो क्या होना शुरू होगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और जो रिएक्टेंट की फॉर्मेशन है वो फेवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने अगर जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ाई है, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो इट विल शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स द बैकवर्ड साइड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी इंक्रीज्ड और इट फेवर्स द रिएक्टेंट फॉर्मेशन। अच्छा, तो इसके अलावा एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर मैं जो हूँ वो रिएक्टेंट्स को रिमूव कर दूँ। एक तो सिचुएशन हमने ये पढ़ी ना कि रिएक्टेंट्स को बढ़ाने से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो फेवर होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स को बढ़ाऊँ ना बल्कि रिएक्टेंट्स को यहाँ से कम करना शुरू कर दूँ तो तब हमारे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होने के बजाय बैकवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब रिएक्टेंट्स कम हो गए हैं और प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए हैं। देखो कंपेरिजन है ना,
तो कंपैरेटिवली अगर हम रिएक्टेंट्स को रिमूव कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट बढ़ जाएगी और वो प्रोडक्ट्स जो है वो आपस में कंबाइन होके जो सिस्टम है वो टूवर्ड्स द जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। कोई इसमें जो है वो डिफिकल्टी। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं तो प्रोडक्ट्स को रिमूव करने से जो है कंपैरेटिवली रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाएंगे, तो रिएक्शन जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो मैं अगर कंसंट्रेशन की समरी बताऊं तो अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो जो रिएक्शन है वो जाता है फॉरवर्ड। अगर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो जो रिएक्शन है वो जाता है बैकवर्ड। अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम कम कर देते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो जाता है बैकवर्ड, और अगर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को रिमूव कर देते हैं तो जो रिएक्शन है वो हमारे पास कहाँ जाता है, फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये हमने बात की कंसंट्रेशन की। अब आ जाओ टुवर्ड्स द प्रेशर। ठीक है, अच्छा अब ये बात आपने याद रखनी है कि हम जो है वो प्रेशर की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ये तो व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, तो जो अब आपने ये देखना है कि हम जब भी प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो आपने हमेशा जो सिस्टम है ना वो हमारे पास उस साइड पे शिफ्ट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कम होते हैं। ठीक है, अब इसको जो है वो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये है जी 2b और ये है जी C+D। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है वो प्रेशर को बढ़ा दिया, और प्रेशर को बढ़ाने से हमने क्या रूल पढ़ा है कि प्रेशर को बढ़ाने से सिस्टम जो है वो रिएक्शन उधर उस साइड पे शिफ्ट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम होते हैं। ठीक है, बात समझ आई। तो जो है वो हमारे पास सिस्टम, अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि इस साइड पे 3 मोल्स हैं, 1 2 नहीं 2 और 1 3, और इस साइड पे 2 मोल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि जो प्रेशर है हमने उसको बढ़ाया है तो सिस्टम जो है वो किधर मूव करेगा, टूवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर है, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। तो इसका मतलब है कि प्रेशर को बढ़ाने से इस केस में जो सिस्टम है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई, ये एक रूल है। अब अगर आपके पास मैंने प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर दिया है तो सिस्टम जो है वो वहां पे मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, अब आपके पास मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया है तो नंबर ऑफ मोल्स जो ज्यादा हैं वो किधर है, रिएक्टेंट वाली साइड पे। तो जो रिएक्शन है वो उसकी डायरेक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड से बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास प्रेशर का रूल है। अच्छा, ये आपने ना इसको इस तरह से लेना है कि जैसे आपने एक चीज याद रख ली ना कि प्रेशर को आपने बढ़ाया तो सिस्टम जो है वो वहां पे जा रहा है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का है इनवर्स रिलेशनशिप। तो यही बात अगर देखो हमेशा जब भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका ऑब्वियस सी बात है कि हम ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रेशर जब भी इंक्रीज होगा हमेशा उस वक्त वॉल्यूम डिक्रीज ही होना है। तो मैं क्या बात कर रही थी कि प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम जब हमारे पास डिक्रीज होता है तब हमारे पास सिस्टम कहाँ पे मूव करेगा, टूवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सिस्टम जो है वो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जा रहा है, या फिर हम वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो सिस्टम लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रेशर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम जो है वो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं कि हमारे पास ना अब टेम्परेचर को हम जो है वो थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम कंसंट्रेशन और प्रेशर के रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहली एग्जांपल है दैट इज बेसिकली 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, 10 मोल हाइड्रोजन गैस, 10 मोल कार्बन एंड 1 मोल वाटर इज एडेड टू 1 लीटर कंटेनर। ठीक है, अब उसने हमें जो है ना वो रिएक्शन दिया हुआ है कि वाटर और कार्बन में, ये गिवन है हमें कि वाटर और कार्बन जो है वो मिल के हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, अब उसने हमें जो है वो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कंसंट्रेशन गिवन की हुई है। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो उसने डाटा में हमें ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है इस इक्वेशन का, ठीक है, विच इज़ 100। और हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। ठीक है, जो कंसंट्रेशन दी हुई है ना उसकी बेस पे हम इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं।
ठीक है, अब रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, वही कि प्रोडक्ट्स की रेशो हम लेंगे विद द रिएक्टेंट्स। तो अब हमने सिर्फ वही रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स लेने हैं जो कि हमारे पास एक्वस फॉर्म में है या जो है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स को हम इग्नोर करते हैं। अब इस केस में हमने प्रोडक्ट्स की जगह वाटर, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा क्योंकि वो गैस की फॉर्म में थे, और हमने उसको रिएक्टेंट्स पे डिवाइड करना है। अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर को एज अ रिएक्टेंट ट्रीट करेंगे, कार्बन को हम जो है वो रिएक्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने सॉलिड या लिक्विड को करना होता है इग्नोर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो मैंने इनकी जगह इनकी कंसंट्रेशन को ऐड अप करना है। ठीक है, अब जैसे H2 की जो कंसंट्रेशन गिवन है डाटा के अंदर इट इज 10, और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी 10 गिवन है, और वाटर की आप देख सकते हो कि 1 मोल गिवन है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इसको पुट अप किया और आंसर मेरा आ गया 100, यानी जो रिएक्शन कोशेंट आ रहा है हमारे पास इस कंसंट्रेशन पे वो आ रहा है 100, जो कि हमारे पास है किसके इक्वल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है जी, यहाँ तक हमने जो है वो इसका रिएक्शन कोशेंट निकाला, हमने ये देखा कि ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ही इक्वल आ रहा है। अब हमारे से वो उसने एक सवाल किया, उसने ये सवाल किया है कि व्हाट हैपन्स, ये सवाल है कि व्हाट हैपन्स इफ अगर मैं जो हूँ वो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड कर दूं, तो आप मुझे बताओ कि रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा। देखो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास है प्रोडक्ट, यानी मैं प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रही हूँ। अभी हमने बात की कि अगर हम प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट होगा, यानी लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ भी पढ़ के आए हैं कि हम प्रोडक्ट को अगर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होता है, तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं थी। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो कि अब अगर फॉर एग्जांपल जो है वो मैं कार्बन 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड कर रही हूँ, ठीक है, यानी ये मैंने न्यूमिनेटर वाली वैल्यू बढ़ाई है, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू बढ़ाने से मेरा रिएक्शन कोशेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जब मेरा रिएक्शन कोशेंट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रिएक्शन कोशेंट अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो है वो ज्यादा हो चुका है। ठीक है, इस तरह से भी आप देख सकते हो। तो एक तरीका ये भी है, लेकिन आप इतना डिटेल में ना जाओ, आप सिंपल जो है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कि सिंपल सी बात है कि कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने यहाँ पर प्रोडक्ट को बढ़ाया है तो रिएक्शन जो है उसने बैकवर्ड ही शिफ्ट होना है। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ बढ़ गई है, अब ये कंबाइन होगी और हमारे पास जो है वो ज़्यादा रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो रिएक्शन जो है वो हमारे पास कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम जो है वो बात करते हैं सेकेंड सवाल की तरफ जाते हैं। वो ये है कि हमने इसमें 2 मोल कार्बन ऐड कर दिया, तो तब हमारे पास रिएक्शन कहाँ पे जाएगा। देखो कार्बन को ऐड करने से ना रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने लगा क्योंकि ये जो कार्बन है ना, इसको हमने अपने रिएक्शन में ना इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, ना हमने इसको रिएक्शन क्वोशेंट निकालते वक्त अप्लाई किया, इन्वॉल्व किया। कोई भी चीज़ अगर आपके पास सॉलिड में या लिक्विड में गिवन है तो आप उसको नहीं कंसिडर करते। ठीक है, तो इसलिए जो कार्बन को आप बढ़ाओगे या कम करोगे तो उससे जो है वो रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही वो लेफ्ट शिफ्ट होगा ना ही वो राइट शिफ्ट होगा, तो इट विल बी इन कह लो कि इन द मिडल ऑफ द स्टफ। ठीक है जी, फिर तीसरी चीज जो है, जो चार्ली हमारे पास है, इट इज बेसिकली प्रेशर इज डबल्ड बाय, अच्छा एक पहले हम जो है वो डी वाला सॉल्व कर लेते हैं। प्रेशर इज डबल्ड बाय एडिंग आर्गॉन गैस। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि प्रेशर को हमने डबल किया तो है, मगर ये जो प्रेशर हमने डबल किया है ना, ये हमने आर्गॉन गैस को डाल के किया है। देखो अगर हम जो है वो सिस्टम के अंदर आर्गॉन गैस को अप्लाई कर रहे हैं ना, देखो आर्गॉन गैस जो है ना वो है नोबल गैस, और नोबल गैस जो है ना वो स्टेबल है नेचर के अंदर, वो रिएक्शन नहीं करती किसी के साथ अगर हम उसको जो है वो ऐड अप करते हैं। तो बेशक आपने जो है वो आर्गॉन को डाल के प्रेशर डबल किया, लेकिन देखो सिस्टम पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है वो रिएक्टेंट्स में आर्गॉन ऐड किया, तो वो जो है प्रोडक्ट्स में भी आर्गॉन आपको वही की वही मिलेगी। ठीक है, आपको वो रिएक्टेंट में भी नजर आएगी, प्रोडक्ट में भी नजर आएगी। तो आप जब इसका रिएक्शन क्वोशेंट लिखोगे तो वो प्रोडक्ट में भी लिखना पड़ेगा, रिएक्टेंट में भी लिखना पड़ेगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कहने का मकसद है क्यों ये प्रोडक्ट में नजर आ रही है, क्यों रिएक्टेंट में नजर आ रही है, क्योंकि ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट ही नहीं करती भाई, ये तो रिएक्ट करती नहीं है, ये स्टेबल है, इसको कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ रिएक्ट करने की। तो अगर आपसे कोई जो है वो क्वेश्चन में कोई भी नोबल गैस दे दे और वो कहे कि हमने जो है वो इसकी प्रेशर डबल किया है बाय एडिंग दिस नोबल गैस,
तो आपने कहना है कि सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, वो ना तो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा ना बैकवर्ड, क्योंकि आर्गॉन या नोबल गैस जो है वो क्या है हमारे पास, अनरिएक्टिव है, स्टेबल है नेचर में, वो तो रिएक्ट ही नहीं करती किसी के साथ, तो शिफ्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम के अंदर, कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो आपने हमेशा ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, उसके बाद हम एक और चीज़ सॉल्व करते हैं जो कि है जी, प्रेशर इज डबल्ड बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम टू 0.5 लीटर। या अच्छा, अब यहाँ पर ना उसने सिंपल सी बात की है कि जो प्रेशर है ना आपने उसको कर दिया डबल। अच्छा, हमने पीछे बात की है कि प्रेशर ये बेसिकली क्या है, इंक्रीज हो रहा है, डबल है यानी इंक्रीज हो रहा है। और मैंने पीछे भी आपको बताया था कि प्रेशर इंक्रीज जब भी होता है तो सिस्टम कहाँ पे जाता है, आप इस रूल को याद रखो कि जो सिस्टम है वो टूवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 2, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि इट मस्ट बी 2, नो इट्स नॉट, क्योंकि हमने कार्बन को तो इन्वॉल्व ही नहीं करना। जब हम कार्बन को इन्वॉल्व ही नहीं करें तो उसकी मोल्स को इन्वॉल्व करके क्या करेंगे, बिकॉज कार्बन इज इन सॉलिड फॉर्म, तो हमने कार्बन के मोल्स को कंसिडर नहीं करना, उसको इग्नोर करके। अब आप मुझे बताओ कि इस रिएक्टेंट वाले साइड पे कितने मोल्स हैं, ओनली 1, यानी रिएक्टेंट वाले साइड पे 1 मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स वाले साइड पे 2 मोल्स हैं। और हमें जो लॉ है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो सिस्टम जो है वो उस साइड पे शिफ्ट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब आपके सामने है, अब आप मुझे बताओ कि जो सिस्टम है वो क्या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ऑब्वियसली बैकवर्ड शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड या टुवर्ड्स द रिएक्टेंट हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फ्यू है। तो दैट इज द रीजन जो हमारे पास ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अंदर अप्लाई होती है। अच्छा, उसके बाद हमने ये तो आपने कॉमन ये एक जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। अच्छा, हम इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं, अगर हम इसका जो है वो रिएक्शन क्वोशंट निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास आपने क्या किया है, देखो हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है ना उसका होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला होता है ना कंसंट्रेशन निकालने का वो होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब देखो जो हमने मोल्स तो उतने ही रहे, लेट्स सपोज आई एम कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस, तो अब मैं इसकी मोल्स तो हमारे पास है 10 के 10 ही है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे चेंज आया है वो क्या है, वॉल्यूम में चेंज आ गया है। उसने कहा 0.5 लीटर वॉल्यूम हो चुका है। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना 10 और 0.5 को, तो आंसर आ जाता है आपके पास 20। इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आता है, 20 आ जाता है। यानी अब जो न्यू कंसंट्रेशन है ना वो हम यहाँ पे 10 नहीं पुट करेंगे बल्कि 20 पुट करेंगे। सेम अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की भी इसी तरह निकालते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या दिया हुआ है, मोल्स 10 और वॉल्यूम कितना हो गया 0.5, तो कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 20। तो मैंने यहाँ भी 20 पुट करना है, यहाँ भी 20 पुट करना है। अब हमने वाटर की जगह, ठीक है, वाटर की जगह मैं क्या पुट करूँगी, देखो वाटर की जो हमारे पास मोल्स है वो 1 है और मैंने डिवाइड इसको 0.5 से करना है, और मैं 1/0.5 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाता है 2। अब मैं इसको जब सॉल्व करती हूँ, ठीक है, कंसंट्रेशन को पुट करके जब मैं न्यू रिएक्शन क्वोशंट निकालती हूँ तो मेरा आंसर आता है 200। अच्छा, ये वाला रिएक्शन क्वोशंट भी आप गौर करो, तो जो न्यू रिएक्शन क्वोशंट आया है जब हमने प्रेशर को डबल किया और वॉल्यूम 0.5 लीटर हो गया और न्यू कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन क्वोशंट निकाला है, तो आप नोट करोगे जो रिएक्शन क्वोशंट नया वाला आया ना वो 200 है, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा है। यानी हमारे पास जो अब ये आप देखो प्रोडक्ट्स की वाली जगह ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और जब भी प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं तो जो सिस्टम है हमेशा लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो यहाँ से आपको ये बात भी प्रूफ हो गई है कि वाई जो सिस्टम है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर जो है वो क्यों टूवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे देखो, आपसे क्वेश्चन क्या करेगा एग्जामिनर के, आपसे पूछेगा कि डिफरेंट सिचुएशंस लेकर, और वो पूछेगा ये कि हमारे पास सिस्टम लेफ्ट की तरफ जा रहा है या राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपने ये रूल्स अगर आपको याद होंगे ना कि प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो सिस्टम टुवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है, या कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्टेंट्स की तो टुवर्ड्स द जो है वो प्रोडक्ट की तरफ जाता है रिएक्शन। तो ये रूल्स आपने जो है लिखे हुए हैं ना पर्टिकुलरली, अगर आप इन रूल्स को याद कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई किसी किस्म की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रिएक्शन क्वोशंट भी निकालना पड़ेगा, नो। सिंपल अगर आपको ये रूल्स याद है ना तो आप आसानी से एक क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम जो है वो अपना ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का थर्ड और लास्ट स्ट्रेस पढ़ने लगे हैं। कंसंट्रेशन और प्रेशर वॉल्यूम तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम टेम्परेचर पढ़ने लगे हैं। अच्छा जी, तो जो टेम्परेचर है उसका क्या हमारे पास सीन है,
लेट मी टेल यू फर्स्ट। अच्छा, टेम्परेचर को समझने से पहले ना हमें दो चीज़ों का ना आइडिया होना चाहिए, ठीक है, और वो क्या। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि जो लास्ट हमारे पास स्ट्रेस रह गया था दैट वाज टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर को आपने इस तरह से देखना है कि देखो हमारे पास जो है ना वो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, अभी हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देख रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, डिक्रीज किया तो क्या होगा। पहले तो हम ये समझते हैं ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्या। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें ना सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यानी आप अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करे ना, इसका मतलब ये जो हीट है ना वो रिएक्टेंट साइड पे कंज्यूम हो रही है। यानी हम इसमें ना अगर आपने अपने जो है वो आसानी के लिए क्या करना है, क्योंकि चूंकि जो हीट है वो सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है, यानी रिएक्टेंट्स पे ऐड हो रही है ना, कंज्यूम हो रही है, तो रिएक्टेंट का पार्ट है मत, तो हम यहाँ पे हीट को एज अ रिएक्टेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अब ये अगर ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन था जिसमें हीट को कंज्यूम करा था, तो मैंने हीट को ना रिएक्टेंट के एज अ रिएक्टेंट ही लिख दिया। अब हम जो है वो इस पे टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने का रूल लगाते हैं। अब आपने यहाँ पे हीट को ना एज अ रिएक्टेंट समझना है कि ये हीट जो है वो रिएक्टेंट है, और आपने देखना है कि अगर आपके पास ये चीज़ बढ़ रही है रिएक्टेंट, तो फिर आपको पता है कि क्या होता है, जो सिस्टम है वो टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो फेवर हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को एज अ रिएक्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, और अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ वो इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ, तो हीट ज़्यादा हो रही है, रिएक्टेंट ज़्यादा हो रहा है, तो सिस्टम जो है टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका इसका रिवर्स है तो फिर वो कम हीट टेम्परेचर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सिस्टम है टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हम हीट को क्या करते हैं, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना उसमें हीट जो है वो रिलीज हो रही होती है। जब रिएक्शन कंप्लीट होता है ना तो उसमें से जो हीट है ना वो रिलीज होती है, निकलती है, यानी वो हीट जो है वो हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखेंगे, ठीक है, ये हीट। और अब चूंकि ये हमारे पास जो है वो हीट प्रोडक्ट वाली साइड से रिलीज हो